तो इस वक्त एक यंग डैशिंग डायनामिक लीडर हमारे सामने बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार में मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन इनके साथ एक और टैग भी जुड़ा हुआ है, वो है मोस्ट एलिजिबल बैचलर का। ये टैग अभी बरकरार रखना चाहते हैं चिराग जी? बिल्कुल बरकरार रखना चाहता हूँ। बाउंसर से शुरुआत होगी सोचा नहीं था। तो चिराग जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं और कई सारे मुद्दे जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में क्योंकि ईद आने वाली है, इफ्तार पार्टियां चल रही थीं, तो इफ्तार पार्टी आपने की, नीतीश जी ने की, उसका बहिष्कार भी हुआ। कहा गया कि मुस्लिम्स नाराज हैं वक्फ बिल की वजह से। वक्फ बिल पर आपकी पार्टी के स्टैंड को लेकर, जेडीयू के स्टैंड को लेकर एक नाराजगी है। तो इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे या बरकरार रखना चाहेंगे? नहीं, कोई दूर करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी नाराज़गी मेरे सर आँखों पर। आदरणीय मदनी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनके मेरे परिवार के बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। उनकी नाराज़गी मेरी सर आँखों पर, बट थोड़ी सी नाराज़गी मुझे भी है। मुझे नाराज़गी इस बात की कि आप मेरे सेक्युलरिज्म पे तो सवाल उठाते हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं जिसके पिता ने अपनी पार्टी को सन 2005 में समाप्त कर दिया, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात को कहते हुए। आप नाराज़गी मुझसे रख रहे हैं, बट आप उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनके साथ हैं जिन्होंने निरंतरता में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा। भाई 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने आंकड़ों के साथ बताया था कि देश में मुसलमानों के हालात कितने बदतर हैं। 2006 से पहले किसकी सरकार थी? लंबे समय तक केंद्र में देखें कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकार, बीच के थोड़े समय के लिए अगर अटल जी की सरकार छोड़ दें। बिहार का अगर आप जिक्र करें तो निरंतरता में 90 का दशक और 2005 तक लालू जी की सरकार। इनके रहते हुए मुसलमानों के ये हालात, तो आपको नाराज़गी उनसे नहीं, बट आपको नाराज़गी मुझसे है, सर आंखों पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता आज के हालात को देखते हुए, आपका स्ट्राइक रेट वैसे 100 on 100 है, एनालिसिस के लिहाज से भी, पल्स आपके पिता भी जानते थे, आप उस लेगेसी को फॉलो भी कर रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र। बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा, क्या आज के इस हालात में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यही नाराजगी कहीं गठबंधन को नुकसान ना पहुंचा दे? देखिए, मुझे लगता है इवेंचुअली जब चुनाव आते हैं, मैं ये मानना चाहूँगा, ऐसा होता नहीं है कई बार, और ये विडंबना रही है मेरे प्रदेश की कि चुनाव जात पात धर्म मजहब पर और ऐसे मुद्दों पर आधारित हो जाते हैं। बट मैं ये मानता हूँ, मैं एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जाति की बात नहीं करता, मैं धर्म की बात नहीं करता, मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। अमीरी गरीबी के खाई को मिटाने की सोच रखता हूँ, गांव शहर की दूरी को कम करने की सोच रखता हूँ। मैं उन मुद्दों के साथ जाता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि इसका मुझे लाभ होगा नुकसान होगा, बट मेरा कमिटमेंट मेरी उस सोच के साथ है। उस सोच में वो विजन कहाँ है? क्योंकि जब जब चुनाव की शुरुआत होती है, विकास की बात होती है, लेकिन चुनाव जितना नजदीक आता है उसमें हम जाति की बात देखते हैं। आपके MY फैक्टर फ्रेम अलग है। ओरिजिनली अगर आप स्टेट वाइज देखें तो MY कहाँ स्टैंड करता है, किस फ्रेम में स्टैंड करता है, आप भी जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो वो मैसेज विजन के साथ और मुद्दों के साथ कन्वे क्यों नहीं हो पाता? एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इवेंचुअली जातीयता पे चीज़ें आधारित हो जाती हैं, सांप्रदायिकता पे आधारित हो जाती हैं, और इसीलिए कई राजनीतिक दलों को, कई राजनेताओं को सूट करता है। जात पात धर्म मजहब में उलझा के रखो, सांप्रदायिकता की बातें करो, जातीयता की बातें करो। मतलब मेरा प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे राजनीतिक दल फ्लॉन्ट करते हैं जातीयता और सांप्रदायिकता को, MY समीकरण बनाते हैं। बट ठीक है, वो उस राह पर चल रहे हैं। मेरा भी एक MY समीकरण है, बट मेरे MY समीकरण में M महिलाएं हैं और Y युवा हैं, और मैंने इस बात को प्रूव भी किया। लोकसभा में मुझे महज 5 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, बट आज मुझे गर्व होता है कि उन 5 सीटों में 4 युवा हैं, 2 महिलाएं हैं। नारी शक्ति अधिनियम का भी 100% पालन मेरी पार्टी के द्वारा किया गया। मैं उस सोच के साथ आगे बढ़ूँ। आज मुझे खुशी होती है इस बात की कि जब मेरे यंग मेंबर पार्लियामेंट, ये वो नए बिहार की छवि है जो मैं देश के सामने रखना चाहता हूँ। यंग, एजुकेटेड, आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन, वेल लर्नड, ये लोग जब बिहार की बात करते हैं तो एक नए बिहार की छवि।
धीरे ही सही, बट मुझे लगता है कि शायद आज नहीं तो कल वो बदलाव आएगा, बट किसी को तो कंसिस्टेंट रहना होगा, मैं रहूंगा। लेकिन आप बीजेपी के बिहार में तो एक बहुत मजबूत पार्टनर हैं। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करती है, आप सेकुलर राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी पार्टी सेकुलर है, ये आप खुद भी कहते रहे हैं। 17% वोट बैंक है मुसलमानों का, और ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल की वजह से जो आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया है उससे उनकी नाराजगी है, आपसे भी जेडीयू से भी, क्योंकि उम्मीदें आप लोगों से थीं कि आप लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तो वक्फ बिल को लेकर अभी आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? संसद में आप बीजेपी का साथ देंगे? भाई देखिए, किसी विषय पे पूरा समाज या पूरा संप्रदाय नाराज हो जाए ऐसा नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं मुसलमान समाज के ही जो संशोधन हुए हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। जेपीसी का गठन हुआ, मेरी मांग इतनी जरूर थी सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भी कि कमेटी में ये बिल जरूर जाना चाहिए। कैबिनेट में आ गया, सीधा पार्लियामेंट में इसको लाके सो कॉल्ड जो लोग बोलते हैं बुलडोज नहीं किया जाना चाहिए था। मैंने भी ये मांग रखी थी अपनी सरकार के समक्ष, सरकार का हिस्सा होने के बावजूद मैंने कहा था कि कमेटी में जाना चाहिए ताकि जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं वो आए और अपनी बातों को जरूर रखें, उनको अपनी बातों को रखने का मौका जरूर मिलना चाहिए। उन बातों को रखने के दौरान मुझे समझ में आया कि मुसलमान समाज के भी कई लोग ऐसे हैं जो संशोधन इसमें हो रहे हैं उसका समर्थन करते हैं। और ये होता है, हम लोगों ने 3 तलाक में भी हम लोगों ने देखा कि एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि पूरा मुसलमान समाज नाराज है, ये है वो है, आक्रोश है, बट एक बड़ा वर्ग उन्हीं में से उसका समर्थन भी करता था। तो उसी तरीके से इसमें भी मैं बस उन लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूं जो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी हैं, मैं उनकी आवाज़ बनना चाह रहा हूँ। लेकिन चुनावी रण में आपको नहीं लगता कि ये परसेप्शन बन ही चुका है पब्लिक का कि चुनाव है तो ये बात होगी? और यहाँ बात बिहार के लिहाज से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप वाकिफ हैं, मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं कि बिहार की सड़कों पर पेपर लीक के बाद और पेपर स्कैम्स को लेकर कितना ज्यादा पिछले पूरे साल ये सुर्खियों में रहा है। और एक सवाल उस आधार पर कर रही हूँ क्योंकि अब मैं बात सीएम नीतीश कुमार की करूंगी, उनके निर्णय और उनकी नीतियों ने भी क्या आपको लगता है आज के लिहाज से एक कमजोरी पैदा कर दी है? ये कमजोरी मैं शब्द इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि अब विरोधी तो साफ तौर पर सुशासन बाबू को उनकी सेहत को लेकर भी टारगेट करने लग गए हैं, यहां तक कि थके हुए मुख्यमंत्री तक कह दिया गया। ये गलत है। मैं राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मैं पक्षधर कभी नहीं रहा हूं। आप नीतियों पे सवाल कीजिए। आप सरकार के जितने भी आपको ज्वलंत विषय लग रहे हैं, मैं हिंट मतलब मैं फ्लैग ऑफ नहीं देना चाह रहा, बट लॉ एंड ऑर्डर ये है कंसर्न, आप उस पर सवाल कीजिए, आप उस पर हमें घेरिए, हमारी सरकार को घेरिए, आप शिक्षा पे घेरिए, स्वास्थ्य पे घेरिए, उसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बट अगर आपको कुछ मिलता नहीं और आप किसी एक व्यक्ति पे जो मेरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी के फैसलों पर, उनकी नीतियों पर मैंने भी सवाल खड़े किए और एक लंबा समय ऐसा था जब मैं उनका पूरी तरीके से विरोधी था। 2020 का चुनाव मैंने अकेले लड़ा था। ऐसे में उस वक्त भी मैंने कभी भी शब्दों की मर्यादा को नहीं गिराया, व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने कभी नहीं की, नीतिगत विरोध मेरा उस वक्त था उनसे। आज भी मैं इसी बात का पक्षधर हूं कि अगर विपक्ष को भी टिप्पणी करनी है, आरोप लगाने हैं तो मुद्दों पर कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अमर्यादित टिप्पणियां जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा नेता, एक ऐसी शख्सियत जो कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहा है, मुख्यमंत्री है, उसी के चेहरे पर फिर से चुनाव लड़ा जा रहा है, उसकी नेतृत्व क्षमता पर अगर उसकी तबीयत को लेकर सवाल उठाए जाएं तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जो कि अभी बिहार में ऑपोजिशन के हक में जाता हुआ नजर आता है? बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, बट मैं नहीं मानता कि ये मुद्दा बनेगा। इवेंचुअली सरकार के कार्यकाल पर, उनकी कार्यशैली पर, पिछले 5 साल के हमारे प्रदर्शन पर, इन तमाम विषयों पर जनता आकलन करती है। मैं मानता हूं कि चुनाव उसी पर ही आधारित होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य को लेकर या आपका अपना आकलन क्या है उनके स्वास्थ्य को लेकर? वो बिल्कुल ठीक है। जैसा मैंने कहा कि मैं इन सारी बातों में टिप्पणी करने का पक्षधर नहीं रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें, कामना करता हूँ। चलिए, तो आपका आकलन क्या है, प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं आप इस बार के चुनाव को देखते हुए और उसके? सो यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फाइनली वी आर देयर। शुरुआत करता हूँ, मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूँ इसलिए मैं समझ पाता हूँ इन सारी चीज़ों को, और मैं उदाहरण के साथ कहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। आज की तारीख में जो 5 दल हैं इस गठबंधन में बिहार में, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। वाई आई से दिस, बिकॉज हम लोगों ने उपचुनाव में देखा,
हम लोगों ने उपचुनाव में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और हम लोगों का 100% स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए के सारे प्रत्याशी उन चारों सीटों पर जीते। वो 4 सीटें महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि उनमें से कई ऐसी सीटें हैं, बेलागंज जैसी सीट जो कि लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से एनडीए कभी नहीं जीता था। तरारी जैसी सीट पिछले 1-1.5 दशक से हम लोग वो सीट कभी नहीं जीते थे। ऐसे में आज 5 दल जब एक साथ आए हैं, अगर हम लोग इतनी मुश्किल सीटें, सो कॉल्ड जातीय समीकरण के हिसाब से जो मुश्किल सीटें हैं, अगर हम लोग वो जीत पा रहे हैं, तो मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि इस बार लिटरली एक हिस्टोरिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐतिहासिक जीत, 225 से ज़्यादा सीटें हमारा गठबंधन इस बार जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। 225 से ज्यादा सीटें जीतने का आपने दावा कर दिया है। अभी आप केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में, 2025 छोड़ देता हूं, आगे आने वाले बिहार के चुनाव में 2030 में क्या चिराग पासवान को हम दूसरी भूमिका में देखेंगे, जिसमें बिहार और बिहारियों की बात होती हुई नजर आएगी? 2030 में मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं, विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखने वाले हैं क्या? मैं बिल्कुल लड़ूंगा और मेरी इच्छा लड़ेंगे? है, मैं बिल्कुल, मेरी इच्छा है। देखिए, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है। मुंबई में मैं रहता था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था और उस वक्त मैंने जिस तरीके से बिहारियों को वहाँ पे अपमानित होते हुए देखा, मेरे लिए ये बातें चिंता का विषय थी कि क्यों बिहारियों को ही अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज की भी तारीख में तकलीफ मुझे इस बात की होती है, भाई कोई ऐसा सक्षम बिहारी परिवार नहीं होगा जो थोड़ा सा भी सामर्थ्य होता है सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा। वो बच्चा या बच्ची बाहर जाता है, वहीं पे पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और इवेंचुअली फिर उसी प्रदेश का होकर रह जाता है और अपने प्रदेश में प्रवासी कहलाता है। इस बात से मुझे बहुत तकलीफ थी और मेरा राजनीति में आने का कारण भी यही था कि मैं उन परिस्थितियों को बदलना चाहता था। क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था पटना, भागलपुर, दरभंगा, अलग अलग जिलों में हम लोग क्यों नहीं बना सकते? इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में जा रहा हूँ। अनलाइक माई फादर, पापा बहुत क्लियर थे कि उनको केंद्र की राजनीति में रहना है। मैं उतना ही क्लियर हूं कि मुझे राज्य की राजनीति में रहना है, मुझे बिहार जाना है और जिस बिहार की छवि मैं अपने मन में रखता हूं उसको मुझे धरातल पे उतारना है। समीर, मुझे लगता था एक बात मैं आपके क्वेश्चन में ऐड करना चाहती थी। आपने फॉरवर्ड लुकिंग सवाल किया, तो मैं फॉरवर्ड लुकिंग सवाल में सीएम के रूप में इनकी भूमिका को लेकर सवाल आप पर ही डालती हूँ। वो फुल टॉस आप डालें। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं चिराग के 225 से ज्यादा सीटें आएंगी, फिर तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत मजबूती से ना सिर्फ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बल्कि आपकी माने तो भारी जीत भी हासिल करने जा रहे हैं। फिर चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे देखेंगे? मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है और मैं उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ भी नहीं रहा। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कहने के लिए बड़ी बातें मंच पे बैठ के इंसान बोल दे, उस सोच के साथ नहीं कह रहा। भाई, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ मैंने निरंतरता में, सत्ता में अपने नेता, अपने पिता को मैंने देखा है। तो किसी पद को पाना या किसी पद पे जाना, ये कोई बहुत महत्वाकांक्षाओं में मेरे नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षा में इतना ज़रूर है कि मैं उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसके माध्यम से मैं अपनी सोच को उतार सकूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं धरातल पर उतार सकूँ। उस व्यवस्था का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, रणनीति बनाने का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। जैसे आज की भी तारीख में मैं बिहार में सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, पर मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। वो राजनीतिक ताकत भी नहीं है, हम लोग के पास कोई विधायक वगैरह है नहीं, तो इसलिए हम लोग सरकार का हिस्सा भी नहीं है। इसलिए मैं वो पॉलिसी मेकिंग का मैं हिस्सा नहीं हूँ। वो मैं मजबूती से बनना चाहता हूँ ताकि अपनी सोच को मैं उतार सकूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप हनुमान भी हैं, तो 2030 का आपने जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पद की अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके लिए तैयार है ना आप? अभी वैसे टाइम भी है 2030 में। ना कैसे पकड़े, ऐसे पकड़े। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि चुनाव का वक्त है तो ये बात होती है, और वो होता है कि गठबंधन में सहयोग के साथ किस तरीके का फॉर्मूला सेट होगा। ये हम सब जानते हैं कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के बलबूते जिस तरीके से उदय हुई है, आज एक स्ट्रांग भूमिका निभा रही है। आपकी कैलकुलेशन, आपकी स्ट्राइक रेट का मैं जिक्र कर चुकी हूं। तो ऐसे में इस वक्त किस फॉर्मूले के तहत आपको लगता है फैसले लिए जाएंगे? दूसरा, सीएम की भूमिका में क्या ऐसा भी हो सकता है कि अब जेडीयू, हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, कि क्या हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में सीएम चेहरा बीजेपी के नेतृत्व से? देखिए, मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी बातों को निभाने का कार्य किया है और पिछली बार भी 2020 का भी अगर आप चुनाव देखें,
इस बात को कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और वही मुख्यमंत्री का चेहरा भी होंगे। परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को कई ज़्यादा सीटें मिली थी बनिस्बत जनता दल यूनाइटेड के, पर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों को रखा और जो कहा वो उन्होंने किया। मैं ये मानता हूं कि अगर हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव के बाद पुनः नीतीश कुमार जी ही बनेंगे, ये मैं मानता हूं। ऐसे में हर एक घटक दल की एक अपनी भूमिका ज़रूर होगी। जब आप गठबंधन में हैं, आप सहयोगी के नाते अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, मैं और जितने भी घटक दल हैं सब निभाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की जिस तरीके से एंट्री हो चुकी है, उनकी भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? प्रशांत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बट वी आर येट टू, अभी वो आंकलन करना बाकी है कि उनकी क्या भूमिका रहेगी। जब आप राजनीति में होते हैं तो चुनावी राजनीति बहुत ज़्यादा मायने रखती है और प्रशांत जी ने अभी तक उस तरीके से चुनाव लड़ा नहीं है, तो आप उनका आंकलन नहीं कर पाएंगे। उपचुनाव उन्होंने ज़रूर लड़ा था, बट प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसी उनको उम्मीद थी। इस चुनाव में शायद आइडिया ज़्यादा लगेगा, बट हैविंग सेड इट ऑल, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा ध्यान में मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपने गठबंधन को कैसे और मजबूत करूँ, उस दिशा में मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो पीके फैक्टर काम करता हुआ नजर आएगा इस बार के चुनावों में? उसका कुछ असर पड़ता हुआ दिखेगा या नहीं आपके हिसाब से, या आपके हिसाब से पीके फैक्टर नहीं है इस बार के चुनाव? मैं नकारूंगा कतई किसी को नहीं। हर किसी की एक अपनी भूमिका होती है, कम ज़्यादा डिबेटेबल, बट हर किसी की अपनी भूमिका होती है। बट परिणाम मैंने आपको बताए हैं, तो वो कितना फैक्टर रहेगा नहीं रहेगा। अगर 225 सीटें अगर हम लोग जीत रहे हैं, तो बाकी बहुत सारे दल हैं जिनको बची हुई सीटों में समाहित होना होगा, तो उसमें उनकी कितनी भूमिका रहेगी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। लेकिन इस हालात के बीच में चुनौतियां मानते हैं अभी भी हैं? आप अपने विजन पर काम कर रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आपका प्रेडिक्शन 225 का भी है, बावजूद उसके आपको लगता है चुनौतियां हैं? ऑफ कोर्स चुनौतियां हैं और राजनीति में, और ये बहुत मूर्खता होगी अगर आप अपने विपक्ष को आप हल्के में लें। अगर आप विपक्ष को या अपने विरोधियों को अगर आप सिरे से नकार के चलेंगे, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस कतई सही नहीं रहता है। ऐसे में मुझे अपनी ताकत पे भरोसा है, बट आंख मूंद के मैं विपक्ष को नकार के चलूं, कतई नहीं। मैं मानता हूं चुनौतियां हैं और चुनौतियां होनी भी चाहिए। लड़ाई लड़ने का मजा भी तभी आता है जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं। मैं तो पिछले 3 साल से चुनौतियों का ही सामना कर रहा हूँ, ये एक और सही, इसका भी स्वागत है। अच्छा, अभी संसद की कार्यवाही चल रही थी और राहुल गांधी ने इस बात को लेकर काफी अपोज किया कि लोकतांत्रिक ढंग से संसद को चलाया नहीं जा रहा है। वो कुछ भी बोलते हैं उनको चुप करा दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है उनकी नाराजगी जायज है? पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही आता है। ऐसे में आप आएंगे और सिर्फ अपनी बातों को कहेंगे और आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, ये भी गलत है। आप खंगाल के देख लें इसी सत्र को कितने महत्वपूर्ण बिल आए, कितने ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक आए जिसमें एलओपी गायब थे। अभी वित्त मंत्री जी का भी जब फाइनेंस बिल भी आ रहा था, ये सारे महत्वपूर्ण विषय हैं और उसमें एलओपी गायब रहते हैं, तो वो आपकी गंभीरता को दर्शाता है। हाउस में आप कितना रहते हैं, कितना समय आप देते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। सिर्फ आएँ और अपनी बात कहें और निकल जाएं, ये गलत है, ये सही नहीं है। आपको डिबेट का हिस्सा बनना होगा, बोलने में ही नहीं, सुनने में भी। जब तक आप सुनेंगे नहीं कि सरकार क्या कह रही है, सिर्फ आप आए, अपनी बात आपने रखी और आप निकल गए, ये गलत है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपको और ज़्यादा समय सदन में देने की ज़रूरत है, जो वो नहीं देते हैं। अच्छा चिराग, एक सवाल हर किसी के जहन में होगा और मुझे लगता है इस पर आपका जवाब बहुत सारे लोग सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप सेकुलर राजनीति करते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं राजनीति में कौन कौन से मुद्दे छाए हुए हैं। मतलब सेकुलर वोट बैंक की राजनीति, और लेकिन आप साथी हैं बीजेपी के जो हिंदुत्व की राजनीति करती है। यूपी में खास करके हमने देखा, अभी रमजान चल रहे थे, नमाज का मुद्दा उठा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। संभल पुलिस ने तो यहां तक कह दिया। तो अभी बहुत सारी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात हुई। एक वर्ग अपने आप को टारगेट महसूस कर रहा है, विरोध कर रहा है इस बात को लेकर कि जानबूझकर हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और ऑपोजिशन उनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता नजर आता है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, वो वर्ग ये जानना चाहता है कि चिराग पासवान इन सारे मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है? भाई मैं मानता हूँ ये सब बहुत फालतू की बातें हैं। इन सारी बातों पे चर्चा होनी ही नहीं चाहिए।
धर्म पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है। किसी राजनेता, किसी प्रशासन, किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ विकास की होनी चाहिए, जात पात धर्म मजहब की कतई बातचीत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन धर्मगुरु धार्मिक प्रवचनों में राजनीति करना बंद कर देंगे और जिस दिन राजनेता या राजनीतिक दल धर्म की बातें करना बंद कर देंगे, मैं मानता हूं 90% प्रॉब्लम तो वहीं हल हो जाएगी। लेकिन चिराग भाई, हो तो रहा है। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, और देश के यंगस्टर्स और हर सिविलाइज सोच में बिहेव करने में यकीन करने वाला शख्स यही कहेगा कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हो रहा है। तो उसमें आप क्योंकि सरकार का हिस्सा हैं, आप बीजेपी के सहयोगी हैं, इसलिए लोग आपका स्टैंड जानना चाहते हैं कि भई आप कैसे विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि आप ही के सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में जयंत चौधरी, उन्होंने ऑर्वेलियन स्टेट से तुलना की, यूपी की। उन्होंने कहा ऑर्वेलियन स्टेट मतलब जहां मोहब्बत करने वालों को सजा दी जाती है, जहां पर आजादी की सोच को दबाने की कोशिश की जाती है, पड़ोसी पड़ोसी की मुखबिरी करता है, पुलिस राज आ जाता है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग वाला। तो क्या वैसी स्थिति आप भी देखते हैं? मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं बिल्कुल इन सारी चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये सब बेकार की चीज़ें, फालतू की चीज़ें हैं जिस पे चर्चा होती है और ये नहीं होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल, राजनेता की भी होनी चाहिए कि जात पात धर्म मजहब के विषयों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, उसको सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे छोड़ देना चाहिए। कौन टोपी पहन रहा है, कौन तिलक लगा रहा है, कौन पूजा कर रहा है, कौन नमाज कर रहा है, नहीं, दशकों से ये सब होता है, सदियों से होता है। भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म को पलने बढ़ने की इजाज़त दी गई है और ये हुआ भी है। ऐसे में जब राजनीतिक दल जब इन सारी चीज़ों को नेविगेट करने का प्रयास करते हैं, गलतियां वहाँ से होती हैं। मैं जिसका आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी, उनका ज़रूर हिंदुत्व का एक एजेंडा है और मैं उनका सहयोगी हूँ। बट हाँ, जहाँ पे जो चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ और वहाँ पे खुल के मैं अपनी बातों को रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में अगर बात होनी चाहिए तो डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेके होनी चाहिए। जितने ज्वलंत विषय हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो भी बातें जो जनता को लगती है कि ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, उस पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि कौन कहाँ पे नमाज पढ़ रहा है या कौन टोपी पहन के जा रहा है या कौन तिलक। लेकिन हकीकत तो यही है। तो फिर आपकी बात अफसोस यही है, अफसोस यही है, आयरनी यही है। बट वही है, गिलहरी मात्र ही सही, बट मैं अपना योगदान तो करता ही रहूंगा ना। मैं शायद सबकी सोच को नहीं बदल सकता, बट जितना मुझसे प्रयास होगा, अगर मेरी इन बातों को बोलता हुआ सुनकर अगर कोई 4 लोग और प्रभावित होकर इन सारी बातों को करना बंद कर देंगे तो शायद मैं एक भूमिका निभा लूंगा। तो खास करके जैसे यूपी में सरकार की तरफ से जो निर्णय हुए, तो आप उनके विरोध में, आप कह रहे हैं कि सरकार का भले आप हिस्सा हैं, बीजेपी के भले ही आप बहुत मजबूत पार्टनर हैं, अहम सहयोगी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जहां विरोध कर सकते हैं इन मुद्दों का विरोध करते हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जयंत चौधरी विरोध करते हुए नजर आए जब उन्होंने ट्वीट किया और ऑर्वेलियन स्टेट से तुलना कर दी यूपी की। आपका कोई ट्वीट, आपका कोई बयान उसे लेकर नहीं आया। तो यहां पर इस मंच से क्या आप क्लियर करना चाहेंगे? भाई देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम सारे अलग अलग राजनीतिक दल इसीलिए हैं क्योंकि हम सबके एजेंडा अलग हैं, हम सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं, हम सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। इसीलिए हम लोग अलग अलग दल हैं, नहीं तो वी माइट एज वेल बी वन पार्टी। फिर हम लोग अलग अलग दल क्यों हों? गठबंधन में हम लोग एक साथ इसलिए आते हैं क्योंकि एक कॉमन हम लोग विजन को लेकर हम लोग चलते हैं और उसके लिए सारे घटक दल जिनमें समानता होती है विचारधाराओं में, वो एक साथ आने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसे में मेरे कंसर्न्स, मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं और समय समय पर जब भी मुझे लगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ या मेरा जो एजेंडा है उसके साथ अहित हो रहा है, लेटरल एंट्री जैसा विषय या वफ्त का जब ये विधेयक आया, तो उस वक्त मैंने स्पष्ट तौर पे गठबंधन के भीतर, और जब आप गठबंधन में होते हैं कई बार आपको ये प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बातों को गठबंधन के भीतर भी रखने का। हर चीज़ सार्वजनिक मंच पे रखी जाए उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और अगर गठबंधन के भीतर रखकर अगर उस चीज़ों को आप दबे शब्दों में अगर आप अपने हिसाब से चला पाते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो जब आप इसको मौखिक होकर ज़्यादा बोलेंगे तो वो विवाद उधर का अलग और गठबंधन के भीतर का ज़्यादा होने लग जाता है, और फिर ये होने लगता है कि चिराग पासवान एनडीए को आंख दिखा रहे हैं, एनडीए से अलग हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा, दुनिया भर के विवाद समीर, मैं अलग शुरू गठबंधन की क्योंकि होते हैं। बात कर रहे हैं तो फिलहाल मैं आपसे सवाल यही करना चाहती हूँ कि इस चुनाव में आपको लगता है विरोधियों का गठबंधन उनके लिए खुद मुसीबत भी खड़ी कर रहा है? एब्सोल्युटली। जिस तरीके से बिहार में अगर आप देखें,
मुझे पता नहीं इनके गठबंधन का बिहार में क्या नाम है, यूपी है, महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, जो भी है ये लोग बिहार में ये सारे दल जो एक साथ आए हैं, इसी में वर्चस्व की जो लड़ाई अब देखने को मिल रही है, खासतौर पे कांग्रेस जैसे दल अब अपने आप को एसर्ट करने लगे हैं बिहार में। ये दिखाता है कि वो टकरार आने वाले दिनों में शायद और बढ़ेगी। महत्वाकांक्षाएं दोनों दल में काफ़ी हावी हैं। कांग्रेस भी अब अपने फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करना चाहती है बिहार में, और करना भी चाहिए भाई। राष्ट्रीय पार्टी है और एक लंबे समय तक बिहार में उनकी सरकारें रहीं, और आज आप किसी के पिछलग्गू होकर इतने समय से चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर कांग्रेस अपने आप को एसर्ट करना चाहती है, अच्छी बात है। बट इस एसर्ट करने में और महत्वाकांक्षाओं की इस रेस में दरारें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। मैं ये मानता हूँ संभवतः चुनाव आते आते तक महागठबंधन टूटता हुआ भी दिखाई देगा। एक बार फिर एक और ज्वलंत मुद्दा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लोग घूम फिर के यही हिंदू मुस्लिम हिंदू, क्योंकि चिराग भाई ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, और बिहार में भी 17% मुस्लिम वोट बैंक है। वो आपको सुनना चाहता है आपकी पार्टी के स्टैंड। 17% मुस्लिम वोट बैंक नहीं है भाई, वो बिहारी हैं। तकलीफ मुझे इसी बात की होती है, और जब मैं बिहार जाता हूँ मुझे शिकायत इस बात की रही, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, मुझे तकलीफ बिहार में जाके इसी बात की होती थी कि मुझे बिहार में राजपूत मिल जाएगा, ब्राह्मण मिल जाएगा, भूमियार मिल जाएगा, पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, दलित मिल जाएगा, महादलित मिल जाएगा, मुस्लिम मिल जाएगा, पर बिहारी नहीं मिलता है। तकलीफ इस बात की होती है। जिस दिन हम लोग ये वोट बैंक समझना या इतने प्रतिशत ये इसके साथ इतने प्रतिशत, जिस दिन हम 14 करोड़ बिहारियों की बात करने लगेंगे ना, मैं करता हूँ भाई, मैं करता हूँ। और इसीलिए जब ये वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, तो और इसीलिए आपकी ये साफगोई जो है उससे लोग इंप्रेस होते हैं, खास करके युवा इंप्रेस होते हैं उससे। और लेकिन सवाल ये है कि आज जिन मुद्दों पर राजनीति हो रही है वो मुद्दे क्या वाकई असर डाल रहे हैं, ये हमें समझने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि उनका एक बयान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं जहां जहां प्रतीक चिन्ह मिलेंगे वहां वहां खुदाई होगी, वहां वहां खोदेंगे। तो सवाल यह है कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, आप किसकी मानेंगे? संघ प्रमुख की? मैं संघ प्रमुख की बात या से योगी मैं आदित्यनाथ बिल्कुल सहमत हूं। संघ प्रमुख या समाज दूसरा किसकी मैं ये माने? कहना वाली थी कि हाँ, समाज किसकी माने। समाज के ऊपर छोड़ते हैं कि उनको किसकी मानना है। मैं आपने मेरी सोच पूछा, मैं अपने बारे में मैं बोल सकता हूँ। मैं उनकी बात से मैं सहमत हूँ। इतिहास के पन्नों को खंगालने की ज़रूरत नहीं है भाई, और मैं नहीं सहमत हूँ इस बात से। भले वो मेरे सहयोगी करें या विपक्ष के करें, हम लोगों ने सपा के भी सांसद को इतिहास के कई किरदारों को सामने लाते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि हमारे सहयोगी नहीं करते, यहाँ से भी होता है। मैं नहीं सहमत, उनको इतिहास में रहने देना। अगर हम लोग को भविष्य की सोचना है तो हम लोग को वर्तमान में जीना होगा। अगर हम सिर्फ इतिहास को खंगालने में ही लगे रहेंगे तो हम भविष्य की ओर नहीं अग्रसर हो सकेंगे। ऐसे में मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर है, जब वो 2047 में एक विकसित भारत की बात करते हैं। ऐसे में जब वो कहते हैं कि देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा, जब वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, तो मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर है। बाकी अब कौन क्या कह रहा है, किसको इतिहास के कितने किरदार निकाल के लेकर आने हैं, आप इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे ही जो यंगस्टर्स हैं वो आपके फैन नहीं है चिराग, बहुत साफगोई से और एकदम क्लियर पॉइंट रखते हैं चिराग पासवान। इसीलिए चिराग पासवान जब बोलते हैं तो उनको लोग सुनना चाहते हैं। और आपने जिस राजनीति की अभी तस्वीर पेश की है कि आने वाले वक्त में ऐसी राजनीति हो हमारे देश में, मुझे लगता है हर कोई ये चाहेगा, और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां चिराग पासवान जी के लिए। क्या साफगोई से बात की है उन्होंने। और चिराग जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप यहीं पर रहें अभी, समीर और सुरभि, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीनिधि यूनिवर्सिटी के चांसलर केटी माहे जी से कि वो आए मंच पर और शॉल उड़ाकर चिराग जी का सम्मान करें, प्लीज सर। थैंक यू सर।